पिछले क्लास में लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वन क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, और इसको डिटेल में समझाना है। क्या सोशल ड्यूटी क्या होता है किसी बिजनेस का? क्या लगता है किसी बिजनेस का सोसाइटी के लिए कोई ड्यूटी है, कि खाली बिजनेस का एक ही कर पर्पस है कि प्रॉफिट अर्न करो? केवल बिजनेस का एक उद्देश्य है लाभ कमाओ, या अपने आसपास के सोसाइटी के लिए भी उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, अपने आसपास के सोसाइटी को भी ना हेल्प करना है? तो देखिए, एक व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा है, सोशल ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग से नहीं चलेगा, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो क्या क्या सोशल ड्यूटी है, और सोसाइटी में कितने पार्ट्स होते हैं, सोसाइटी के कितने लोग हैं, तो एक एक करके देखिए हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है सोशल ड्यूटी के पक्ष में, यानी सोशल ड्यूटी बिजनेस का है उसके पक्ष में ये सब बातें हैं, और उसके विपक्ष में ये बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना ना कोई ज़रूरत नहीं, अपना प्रॉफिट कमाओ, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ड्यूटी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि पक्ष में क्या बात है और विपक्ष में क्या बात है। उसके बाद हम लोग सोशल ड्यूटी को देखेंगे कि किसके प्रति क्या ड्यूटी। पहला बोलता है, लोग इसलिए बोलता है कि देखो समाज, हर बिजनेसमैन को समाज के प्रति सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि व्यवसाय क्या है, समाज का ही अंग है। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि सरकारी नियमों से बचने के लिए सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि दीर्घकाल में बिजनेस का अगर भला करना है, बिजनेस को चलाना है, तो सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। सोसाइटी, सोशल पावर बहुत बड़ा पावर होता है। एक बार बहिष्कार कर देगा ना सोसाइटी कि इस सामान को नहीं खरीदना है, तो फिर बर्बाद हो जाओगे। इसलिए करना चाहिए। नैतिक औचित्य, आपका मोरल क्या कहता है कि अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करेंगे या सामने वाले के बारे में बात करेंगे, तो इसके कारण भी सामाजिक समस्याओं में योगदान आपको देना होगा। व्यवसाय में एक अच्छा वातावरण बनने के लिए चाहिए, और जनता के बीच में एक अगर अच्छा इमेज बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सोशल ड्यूटी पूरा करना होगा। कोरोना के समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपना क्या किया, जो उसका वेयर हाउस था, गोदाम था, या जो फैक्ट्री का स्पेस था उसको दे दिया कि आइए क्वारंटीन सेंटर बनाइए। यहाँ तक कि बेड लगा के सरकार को दिया, बेड लगा दिया, ऑक्सीजन मशीन ला दिया, सब कुछ ला के, डॉक्टर ला के दे दिया कि सर हमारे यहाँ आप क्वारंटीन सेंटर बनाए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग विदेश से आ रहा था दूसरे देश से, उसको क्वारंटीन करने के लिए वो अपना फैक्ट्री का पूरा बिल्डिंग ही दे दिया कि जाइए उसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जानता है कि सोसाइटी के लिए हमारा भी यार जगह ही ना दे रहे हैं हम, और थोड़ा सा तो पैसा लगाना है। बेड बना के दे दिए तो अच्छा है, सरकार के नज़र में तो आ गया कि बिजनेस अच्छा है। अच्छा, सरकार के नज़र में खाली आए कि जनता के लिए भी स्टार बन गए। सोनू सूद क्या किया, खाली घरे ना भेजा मुंबई से सबको, और देखो स्टार बन गया। तो जनता की नज़र में भी तो इमेज अच्छा गया कि हाँ ये सही आदमी है। और बोलता है, कुछ लोग बोलता है नहीं नहीं सही नहीं है, और जो सही नहीं बोलता है कि नहीं नहीं समाज के लिए हम क्या सोचेंगे, हम अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे, उसका भी करना ठीक है, जायज़ है। तो क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि बोलता है बिजनेस का पर्पस तो प्रॉफिट कमाना होता है, हम सेवा करने के लिए थोड़ी खोले हैं। इसलिए हम सेवा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। दूसरा बोलता है सामाजिक कुशलता का भाव, सोशल स्किल उसके पास नहीं रहता, सोसाइटी के लिए सोचता ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करता। तीसरा क्या लिखा है, सामाजिक दायित्व में लागत शामिल होता है, यानी सोशल ड्यूटी जब आप करेंगे, जैसे बताए कि आप बेड बना के दिए तो खर्चा लगा होगा ना, तो लोग बोलता है काहे का खर्चा करेंगे, खर्चा से बचना चाहता है। व्यवसाय का आधारभूत लक्ष्य क्या है? हमारा आधारभूत लक्ष्य है लाभ कमाना, और अगर हम सोसाइटी के सेवा में लग जाएंगे तो हमारा आधारभूत लक्ष्य जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमारा जो मेन पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और व्यवसाय के नैतिक प्रतिनिधि नहीं होते हैं। बिजनेस का कोई मतलब नहीं, हम बिजनेस मैन कभी भी मोरल एजेंट नहीं होते। अब कोई आदमी बहुत भूखा है या बहुत परेशानी वाला है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या उधार दे देंगे हम फ्री में? नहीं ना देगा। वो बोलता है कि सही है, जो स्थिति हो पैसा तो देना पड़ेगा सामान खाने के लिए। खाने का सामान एक दो दे देंगे, लेकिन तुम कंटिन्यूस चाहोगे वो नहीं दे पाएंगे। और आगे क्या है, प्रतियोगिता में कमी हो जाएगा। सब आदमी सोसाइटी के लिए सोचने लगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आगे क्या है, स्वतंत्र उपक्रम को नष्ट करना। बोलता है अंडर, जो अंडर माइंस फ्री इंटरप्राइजेज है, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्री इंटरप्राइजेज जो बिल्कुल फ्री है, उनको धीरे धीरे खत्म कर देगा। अब चलिए देखिए समाज में कौन कौन लोग रहते हैं और किसके प्रति बिजनेस का क्या ड्यूटी है। तो बिजनेसमैन को सबसे पहले समाज का व्यक्ति में मालिक के लिए क्या सोचना चाहिए, टुवार्ड्स ऑनर और इन्वेस्टर। मालिक के लिए, अपने मालिक के लिए बिजनेस को क्या सोचना चाहिए? तो पहला बात सोचना चाहिए कि उसका जो पूंजी है उसका सही उपयोग करे, सही लेखे हिसाब किताब रखे ताकि संस्था की प्रगति हो सके। तीसरा है पूंजी की सुरक्षा, यानी जो आदमी मेरे पास पूंजी लगाए, मालिक के लिए बिजनेस को सोचना चाहिए कि जो हमारे पास पूंजी दिया है उसका पूंजी सुरक्षित रहेगा, उसका पूंजी का सही उपयोग उपयोग होगा, और बिजनेस ग्रो करेगा। और क्या है, विभिन्न प्रकार के शेयर होल्डर के साथ समानता का व्यवहार, सारे शेयर होल्डर के साथ एक समान व्यवहार होगा, और लाभ देंगे उचित समय पर। उचित समय पर लाभ दीजिए, ठीक है, सही समय पर लाभ दीजिए और उचित लाभांश दीजिए।
मतलब जो सही बनता है वो दीजिए और सही समय पर दीजिए। ये मालिक के लिए एक बिजनेस को सोचना चाहिए, जो पैसा उसके यहाँ लगाया है। कोई दिक्कत है? ऐसा ना कि पैसा ले लिया और उसके बाद मालिक को छोड़ दिए, नहीं। मालिक के लिए आप इतना सारा चीज़ सोचिए, जो आपके यहाँ पैसा लगाए, जिसके पैसे पर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब बिजनेसमैन को अपने कंज्यूमर के लिए क्या सोचना चाहिए? मिलावट का सामान बेचे? क्या क्या सोचना चाहिए एक बिजनेसमैन को कंज्यूमर के लिए? बताइए। ग्राहक के लिए क्या क्या सोचना चाहिए? चलिए यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहला, ग्राहक के लिए ये सोचना चाहिए बिजनेसमैन को कि मिलावट का सामान ना बेचे या सामान में मिलावट ना करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। ग्राहकों को नज़दीक माल उपलब्ध कराना, जहां वो है वहीं पहुंचाना। आज देखिए ऑनलाइन वाला क्या कर रहा है, घर में पहुंचा दे रहा है। तीसरा क्या है, अच्छी क्वालिटी का वस्तु सही समय पर सही कीमत पर उपलब्ध कराना। बोलता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस और बेस्ट प्लेस पे आपको अवेलेबल कर देंगे। शिकायत अगर मिल रहा है तुरंत उनका समाधान होना चाहिए। उसके नीचे क्या है, ग्राहकों के साथ सभ्य व्यवहार होना चाहिए, आलतू फालतू नहीं बोलना है। उसके साथ क्या है, बिक्री के बाद भी सेवा आपको देना होगा। आफ्टर सेल सर्विसेज, होम सर्विस होता है ना जी, फ्री में 1 साल तक वारंटी रहता है कि फ्री में देंगे। और मान लीजिए नहीं वारंटी है, फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो पैसा लेके दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अब कोई फ्रिज खरीद के लाया बड़ा सही, इस उम्मीद से कि अगर गड़बड़ी होगी, ठीक है, वो पैसा देने के लिए तैयार है, बोलता कहाँ फ्रिज उठा के ले जाएंगे, जो तुम्हारा 300 रुपये बनता हम दे देंगे, तुम अपना एक आदमी भेजो मेरे घर में ठीक कर देगा। देखिएगा कंपनी इस पर ज़्यादा फोकस करती है कि नहीं, खाली कंप्लेन फाइल कर दी है। कंपनी इतना सर्विस के ऊपर फोकस करती है कि वो टाइम और दिन डेट दोनों पूछेगी आपसे। सर 17 तारीख को मेरा इंजीनियर जाएगा, 12 बजे आप खाली हैं, आपके घर में कोई रहेगा? तो आप बता दिए हाँ रहेगा, तो सर 12 से 1 आप याद कीजिएगा, उसी बीच में मेरा इंजीनियर चला जाएगा। और एंड टाइम पर चला जाता है। जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वैसे अपॉइंटमेंट मिल गया उसको, वो जान रहा है कि 12 से 1 में हमको वहीं जाना है। वहाँ कर लिया। हाँ हो सकता है कहीं कि किसी जगह पे काम कर रहा है, फंस गया, क्लियर ही नहीं हुआ काम, तो वैसे में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो फ़ोन वो कर देगा कि हम लेट हो रहे हैं, तो हम आ जाएंगे आपके पास, आप निश्चिंत रहिए, इतने बजे तक हम फ़ोन कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी क्वालिटी सर्विस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट, सर्विस को लेके अगर आप जो है सीरियस नहीं है, तो समझिए आपका बिजनेस डूब सकता है। मुनाफाखोरी और जमाखोरी ना करना। अभी सब होर्डिंग्स करने लगे हैं, प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा देखने लगे कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो नहीं चलेगा। विज्ञापन में वास्तविकता दिखाना, जो कि कोई नहीं दिखाता है। ग्राहकों का सम्मान करना। और लास्ट क्या है, ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना और चुनने का अधिकार देना। उपलब्ध कराने के साथ क्या है, चुनने का अधिकार देना। एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए यानी कंज्यूमर के लिए इतना चीज़ सोचना चाहिए। अब एक बिजनेसमैन को एम्प्लॉई के लिए क्या सोचना चाहिए, कि काम करा के सैलरी नहीं देना है, देना है, तो क्या क्या सोचना चाहिए? बोलता है कि पदोन्नति का अवसर दीजिए, प्रमोशन का। दूसरा क्या है, विकास का अवसर, मतलब प्रमोशन और डेवलपमेंट का ऑप्शन अवसर दीजिए, कि अगर कोई किसी जगह पे है तो प्रमोशन भी मिल सकता है और वो यहाँ से डेवलप भी हो सकता है। उसको प्रबंध में भागीदारी प्रदान कीजिए। उचित पारिश्रमिक दीजिए, सही समय पर सही प्रॉफिट शेयरिंग कीजिए। जो कमाते हैं उसमें बोलिए कि अगर इम्प्लॉई, तुम लोग अपने सारे इम्प्लॉय को बोल दीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग हम 5 साल से देख रहे हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते लगातार 5 साल से। तो आप अपने वर्कर को बोल दीजिए कि अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दोगे, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दोगे उसका 20% आप ही को दे देंगे। जब हम जान रहे हैं कि हम इसे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और एक ऑफर मारने में क्या दिक्कत है? अगर प्रॉफिट मेरा इम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत करके कमा दिया, 12 करोड़ भी कमा दिया, तो 80% ना 2 करोड़ का देना है। प्रॉफिट का दो 80%, बाकी तो मेरे पास बचा कि नहीं बचा, तो फायदा है कि घाटा है? फायदा है। तो बोल देता है कि भैया तुम इससे ज़्यादा कमाओगे ना, हम तुमको दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ मान लिया हम देख रहे हैं हर साल मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, हम अपने ऑफिस के बंदे को बोल सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा स्टूडेंट तुम जोड़ दोगे मेहनत करके, तो जितना एक्स्ट्रा जुड़ेगा उसका जितना फी आएगा उसका 80% या 50% तुम्हारा हो जाएगा। तो वो जान लगाएगा कि नहीं, वो रात दिन मेहनत करेगा। अभी वो क्या कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो जानता है कि चाहे बच्चा ज़्यादा आए कम आए, अपने को तो फिक्स सैलरी मिलना है। इसलिए एम्प्लॉय के साथ ये काम कर सकते हैं। आगे क्या है, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। साथ ही साथ काम के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना होगा, जहां वर्कर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेंगे। उसके लेबर समस्याओं को दूर करना होगा। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सम्मान करना, ताकि उसको कुछ बुरा भला ना बोले, उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी, अपनी मान सम्मान भी है। और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना भी एक कंपनी का, एक बिजनेस का अपने मालिक एम्प्लॉय के लिए, और ये ड्यूटी है। और नीचे लिखा है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को लागू करना। इतना सारा ड्यूटी है एक बिजनेसमैन को अपने मालिक अपने एम्प्लॉय के लिए। इतना सारा चीज़ एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय के लिए सोचना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है? अब चलते हैं समुदाय सोसाइटी के लिए क्या सोचना चाहिए बिजनेसमैन को। देखिए, समाज के लिए क्या सोचना चाहिए बिजनेसमैन को, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स के लिए क्या सोचने की जरूरत है। देखिए क्या क्या सोचने की आवश्यकता है।
देख लिए। तो समुदाय मतलब समाज जहाँ पे लोग रहते हैं, उसके लिए बिजनेस को क्या सोचना चाहिए कि पूरा ऐसा पोल्यूशन फैलाना है कि समाज में सब मर जाए ताकि मेरा सामान कोई नहीं खरीदे। सबसे पहले क्या है कि जो विज्ञापन आप देते हैं वो सही होना चाहिए, सभ्य विज्ञापन होना है। गंदे विज्ञापन आप ना दें जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। और वातावरण को दूषित ना करें, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। आपको जरूरत पड़े तो धर्मशाला की व्यवस्था कर दीजिए, चिकित्सालय की व्यवस्था कर दीजिए, शिक्षण संस्थान खोल दीजिए। ये सब समाज के लिए बहुत जरूरी है। और देखिएगा बहुत सारे, जैसे डीवीसी का देखो चिकित्सालय है, डीवीसी हॉस्पिटल सुविधा देता है। टाटा क्या करता है, वो भी हॉस्पिटल सुविधा दे रहा है। टाटा शिक्षण सुविधा भी दे रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसका अपना स्कूल है जहाँ गरीब बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग धर्मशाला खोल के रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए गर्मी के समय में रोड पर सड़क के किनारे प्याऊ खोल के रखते हैं, पानी पिलाने की व्यवस्था, शरबत पिलाता है लोग। उसका कंपनी के ऊपर में टैग लगा रहेगा और वो अपना शरबत पिलाएगा, आराम से ठंडा शरबत पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पी सकता है। और वो पूरा गर्मी 4 महीना 5 महीना चलाता है। तो फ्री में तो नहीं चाहता होगा शरबत, शरबत बनाने में पैसा लगता होगा ना। एक आदमी वहाँ है जो पिलाना है, कुछ नहीं करना, वो इतना अच्छा बना के रखा है ना कि आप आराम से हाथ लगाइए और वो दे देगा, या तो ग्लास से भी दे देगा। वहाँ से वो डालेगा और आराम से आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा आपको। ठंडा पानी का शरबत में शरबत बना के पिला रहा है, अलग लगता है, बेल का शरबत हो सकता है, सत्तू का, किसी का भी, लेकिन उसमें खर्च तो पड़ रहा है ना। तो वो प्याऊ की व्यवस्था कर रखा है, कोई धर्मशाला की व्यवस्था कर रखा है कि हाँ आप रुक सकते हैं, है ना, खाने पीने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। तो हर चीज़ की व्यवस्था हर बिजनेस को करनी चाहिए समाज के लिए। और क्या है, समाज के लिए रोजगार भी तो प्रदान करना होगा, उसके साथ साथ जीवन स्तर में सुधार में योगदान, यानी जब रोजगार दीजिएगा तो सैलरी मिलेगा लोगों का, और सैलरी लोगों को मिलेगा तो उसका जीवन स्तर क्या होगा, सुधर जाएगा। अब चलिए सरकार के लिए क्या सोचना चाहिए एक बिजनेसमैन को। तो एक बिजनेसमैन को सरकार के लिए सोचना चाहिए, सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाना, ऐसा नहीं कि सरकार की संस्थाओं का लाभ उठाएं आप। उसके नीचे है सरकारी करों का ईमानदारी से भुगतान करना, आपको सरकारी टैक्स का ईमानदारी से भुगतान करना होगा। और नए उद्योग लगाकर आर्थिक विकास में सरकार का सहयोग देना भी इसका काम है। ये सारा एक बिजनेस का सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें उत्तरदायित्व हम लोगों को लिखना था समाज के अलग अलग लोगों के प्रति। अब हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यावसायिक संगठन के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। कितने तरह के रूप होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कितने तरह के अलग अलग बताइए। तो दुनिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें ना, तो जितने तरीके के इस दुनिया में बिजनेस उसके बारे में पढ़ना है। तो बताइए दुनिया में कितने तरीके के बिजनेस पाए जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में पाए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेस, और तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर या मिक्स सेक्टर बिजनेस। जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस होता है इसका ऑनर कौन होता है, इसका मालिक कौन होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है उसका मालिक होता है एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, कोई दिक्कत है, एक व्यक्ति, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, एक आदमी होगा, इसका मालिक होगा आदमी। जैसे अगर टाटा कंपनी की बात करें तो किस में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा या पब्लिक सेक्टर में आएगा, मिक्स सेक्टर में आएगा। तो प्राइवेट है, टाटा का मालिक कोई एक व्यक्ति ना है, रिलायंस का मालिक एक व्यक्ति, तो कौन सा सेक्टर में आता है, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर बिजनेस का मालिक जो है वो सरकार होती है। पब्लिक सेक्टर बिजनेस में जो बिजनेस है उसका मालिक कौन है, सरकार। जैसे आपको एनटीपीसी मिलेगा, वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उसकी मालिक सरकार है। कोल इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उसका मालिक कौन है, सरकार है। सेल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उसका मालिक कौन है, सरकार। तो जिसका मालिक सरकार होगा वो कौन सा सेक्टर में आएगा, पब्लिक सेक्टर में। और मिक्स सेक्टर में क्या होना चाहिए बताइए, मिक्स सेक्टर में दोनों ना मालिक होगा, एक पर्सन भी होगा, एक व्यक्ति, और गवर्नमेंट भी होगी, दोनों। लेकिन ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास। अगर ज़्यादा हिस्सेदारी इसके पास हो गया तो फिर उसको हटा कर अपने पास ले लेगा, इसलिए उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो तीनों सेक्टर समझ में आ गया। पहला कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसका मालिक कौन होता है, एक व्यक्ति। जितने भी आप कंपनी देख रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, उसमें एक व्यक्ति मालिक है। और जो पब्लिक सेक्टर उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट। और जो मिक्स सेक्टर उसमें मालिक कौन है, एक व्यक्ति भी है और गवर्नमेंट भी, दोनों है उसका मालिक है। कहीं कोई दिक्कत है। अब चलते हैं इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2 बिजनेस आते हैं, दो नहीं बहुत सारे बिजनेस है। चलिए देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये एक और चीज़ आप देख सकते हो कि एक आदमी कौन धंधा कर सकता है, आदमी कौन सा धंधा कर सकता है। आप लोग अगर आज आने वाले समय में अगर बिजनेस करना चाहोगे तो आप कौन सा बिजनेस में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर।
तो आप कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हो, यानी प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा बिजनेस हो सकता है वो पढ़ना है। फिर सरकार कौन कौन सा धंधा कर सकती है, क्या सरकार पान दुकान खोल सकती है? नहीं खोल सकती। क्यों? क्योंकि पान दुकान जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर आता नहीं। पान दुकान किसके अंदर आता है? प्राइवेट सेक्टर। तो यही बात आपको जानना है कि कौन है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा और कौन है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा। इसको अभी आज समझाते हैं, फिर डिटेल हम लोग एक एक करके देखेंगे। बोलता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में सबसे पहले कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस है उसको दो पार्ट में बांटा गया। प्राइवेट सेक्टर मतलब समझ गए ना, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति होगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति होगा। ऐसे बिजनेस को दो पार्ट में बांटा गया। इसमें दो तरह के बिजनेस है। पहला होता है जो रजिस्ट्रेशन का जरूरत जिसको पड़ता है। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, ये इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे जाएगा और नॉन इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे आएगा, ठीक है। गैर निगमित इसमें हम लिखते हैं और यहाँ पे गैर काट देते हैं, ठीक है। मतलब दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा प्राइवेट सेक्टर में। पहला ऑर्गेनाइजेशन वो जिसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं चला सकते हैं। तो कौन कौन धंधा है जिसको रजिस्ट्रेशन करा के चला सकते हैं? तो पहला है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्ट्रेशन करा के ही चला सकते हैं। और दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको रजिस्ट्रेशन करा के चला सकते हैं। ये दो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन करा के ही चला सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन का ये दोनों धंधा नहीं चल सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब निगमित। और इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड, पंजीकृत। पंजीकृत का मतलब पहले रजिस्ट्रेशन तब धंधा शुरू। इसको बिना रजिस्ट्रेशन का आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते और इसको भी बिना रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों प्राइवेट सेक्टर का है। तो प्राइवेट सेक्टर का ऐसा बिजनेस जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, वो कौन कौन सा बिजनेस कहलाता है? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहलाता है। कौन सा बिजनेस कहलाता है? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहलाता है। याद रखना इसको, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ लिखा है कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन आता है? तो ऐसे बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वैसे बिजनेस को नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बोलते हैं। जिसके अंदर आता है सोल ट्रेड, जिसके अंदर आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसके अंदर आता है पार्टनरशिप, जिसके अंदर आता है ज्वाइंट वेंचर। कोई दिक्कत है? इतने तरीके के बिजनेस है। सोल ट्रेड है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है और ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें बिजनेस करने के लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है?
देख लिए। तो चलिए हम लोग देख रहे थे ऐसी संस्था जिसे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो क्या है प्राइवेट सेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जिसे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखते हैं दूसरा कौन सा सेक्टर है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कौन सा बिजनेस आएगा? तो पब्लिक सेक्टर में ऐसे बिजनेस आएंगे जहाँ पे दो चीज़ होगा, रजिस्ट्रेशन कराना और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर में कौन बिजनेस आएगा, जिसका मालिक कौन होगा, जिसका मालिक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जिसका मालिक है वैसे बिजनेस में पहला आएगा इनकॉर्पोरेटेड, यानी जैसा बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पहला जो जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक कॉरपोरेशन। और दूसरा हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ये दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, जहाँ पे सरकारी संस्था है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसके अंदर आता है BSNL, जिसके अंदर आता है पोस्ट ऑफिस। और तीसरा होता है मिक्स सेक्टर। मिक्स सेक्टर में क्या होता है, दोनों होता है। इसको हम लोग बोलते हैं PPP मॉडल। क्या बोलते हैं? PPP मॉडल। पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा मॉडल बिजनेस करने का जहाँ पे पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब एक व्यक्ति, और दोनों मिलके क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस चलाता है। तो ऐसे मॉडल को हम लोग बोलते हैं PPP मॉडल। कहीं कोई दिक्कत है? ऐसे मॉडल को क्या बोलते हैं? PPP मॉडल। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यही लिखा है कि कौन सा बिजनेस किस सेक्टर के अंदर आता है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये छोटा छोटा आप पहले पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में, याद कीजिए, सारे बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है। अब देखिए एक करके सबके बारे में लिखा है, तो इतना आपको आप पढ़िएगा आराम से बैठ के। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है कि किसी बिजनेस का अगर आप चुनना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुनते समय, यानी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को चुनते समय क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे। तो किसी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को चुनते समय ये सारी बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, जैसे आप कौन सा बिजनेस चुनना चाहते हैं, देखेंगे हर आदमी चाहता है कि हमको आसानी से स्थापित हो जाए, कंपनी में ज़्यादा लफड़ा रहता है, सोल ट्रेड तुरंत स्टार्ट हो जाता है, वो तो एक दिन का काम है, गुमटी लगाना है और स्टार्ट। तो आपको जब बिजनेस चुन रहे होंगे कि कौन सा बिजनेस हमको स्टार्ट करना चाहिए, तो कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में आप रखिएगा। तो पहला कब क्या था कि इजी स्टार्ट हो जाए, वो बिजनेस जल्दी खोलता है लोग। दूसरा क्या है, कम पूंजी लगेगा, ये भी तो देखना होगा। पैकेट में 500 है, सपना देख रहे हैं कि अनिल अंबानी बनेगा, तो नहीं ना होगा। दूसरा क्या है, लीगलिटी, कानूनी दस्तावेज ज़्यादा है। तो आप देखिए कि आप बिजनेस में क्या चाहते हैं। अगर आप कानूनी दस्तावेज झेल सकते हैं तो खोलिए बड़ा बिजनेस, और नहीं झेल सकते छोटे बिजनेस में। लाइबिलिटी भी देखा जाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप कैसा बिजनेस खोलना चाहते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क या कंट्रोल भी देखना है कि कंट्रोल कैसे करेंगे, आप खुद कर लेंगे या बाहर वाले व्यक्ति से करवाना है। तो अगर बाहर वाले व्यक्ति से करवाना है तो आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखना होगा, उसमें लचीलापन, यानी हम जब चाहें उस बिजनेस को क्विट कर, मतलब इस बिजनेस से हम बाहर निकल सकते हैं क्या, क्विट कर सकते हैं क्या। तो ये भी देखना होगा। जैसे पान का गुमटी को खोलता है तो कभी भी बिजनेस बंद कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। नहीं बोलता है कि हमको क्या है जी, हम तो झोला में लेंगे सारा पान मसाला चल देंगे। लेकिन कंपनी खोल के आप बाहर बैक ले सकते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में लोग क्या करता है, छोटा बिजनेस खोलता है जिसको बैकअप लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत बैक कर लेगा। लेकिन जो बड़ा बिजनेस खोलता है वो बैक नहीं ले सकता, एक बार अगर पैसा लग गया तो उसको दिक्कत होगा। आ रहे उसके नीचे है दायित्व, तो देख लिए नियंत्रण और निर्देशन की मात्रा, अमाउंट और डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, कि हमको बिजनेस को चलाने में सस्ता पड़े, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम ऐसा बिजनेस सेटअप देखना चाहते हैं जो हमको चलाने में क्या हो, सस्ता पड़े। स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं जब हम किसी बिजनेस का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो रिटेंशन ऑफ बिजनेस सेक्टर्स भी देखते हैं कि हमारे सीक्रेट्स, कि बिजनेस में हमारी हर बातें सीक्रेट रहेगी कि नहीं, उसको भी ध्यान देते हैं कि हर चीज़। देखिए कंपनी खोलोगे सब ओपन रहेगा, वेबसाइट पर सब डालना पड़ेगा। तो अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हो तो कंपनी मत खोलो, और सीक्रेट नहीं रखना चाहते हो तो कंपनी खोलो। आगे टैक्स लायबिलिटी भी देखो, छोटा बिजनेस होगा टैक्स देने की जरूरत नहीं, बड़ा बिजनेस होगा तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं, आपको पढ़ना है सोल ट्रेड बिजनेस कैसा बिजनेस है, बहुत कुछ डिटेल में है, आप इसको आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पहले बता दिया गया, सब बताया गया ना, सारे बिजनेस जितना बिजनेस है सबके बारे में स्क्रॉल करके बताया गया है। इसका मेरिट डिमेरिट सब दिया हुआ है, देख लीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, तो इस तरह से सारे बिजनेस के बारे में जो अभी हम आपको बताए, सारे बिजनेस के बारे में मेरिट और डिमेरिट एक एक करके लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।